नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आज के सेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से ही हम लोग हिस्ट्री बैच की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में बताया था, सिर्फ सिलेबस के बारे में बताया था। उसमें कोई पढ़ाई वगैरह या क्लास वगैरह नहीं हुआ था, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। आज हम हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। और आपको पता है कि हिस्ट्री में सबसे पहले हमें प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना होता है, तो आज हम प्राचीन भारत से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट रेडी। हाथ में पेन होना चाहिए, सामने कॉपी होना चाहिए। आसपास के दरवाजे, डिस्टर्बेंस जो भी है डिस्टर्बेंस, सबको हटा दीजिए और पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पे, तभी आप बेस्ट हो सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे आपको अच्छा की ज़रूरत नहीं है, आपको बेस्ट का ज़रूरत है। जैसे आप 3 चीज़ें सुने होंगे, गुड है, बेटर है, बेस्ट है। तो आपको गुड और बेटर से काम नहीं चलेगा, आपको बेस्ट होने से काम चलेगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास। सबसे पहले हमें इतिहास का परिभाषा समझना होगा, हिस्ट्री का डेफिनेशन समझना होगा कि आखिर हिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। देखिए, ये तो बहुत सिंपल है। हिस्ट्री का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो समय बीत गया, चल गया। अतीत का जो समय होता है उसी को हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल डेफिनेशन नहीं है। हिस्ट्री का डेफिनेशन ये कहता है कि जो भी समय बीत गया, जो भी समय आया और चला गया, तो अतीत का वो सारे घटनाएं, वो सारे समय जिसके होने के या घटना घटने के हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है, साक्ष्य है। थोड़ा सा क्रिटिकल लगा होगा, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। हिस्ट्री का डेफिनेशन ये कहता है कि हम उन्हीं पास्ट को हिस्ट्री कहेंगे जिसके होने के हमारे पास एविडेंस हो, प्रूफ हो। कहने का मतलब, जैसे आपने नाम सुना होगा 1857 के विद्रोह का, बहुत पॉपुलर विद्रोह है। हमें नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट ने इसका नाम ना सुना हो, एटलीस्ट नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो 1857 का विद्रोह एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। इसको हम लोग हिस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि 1857 के विद्रोह होने के हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रमाण है कि हाँ भाई 1857 का विद्रोह हुआ था, तो मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। आपको पता है 8 अप्रैल 1857 को ही अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। ये एक हमारे पास प्रूफ है। इसके साथ ही इसमें रानी लक्ष्मीबाई भी अपना योगदान देते हैं विद्रोह करने में, ये भी हमारे पास एक प्रूफ है, साक्ष्य है। तो कह सकते हैं क्या, ये तो श्योरिटी है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो एक हिस्ट्री है, इतिहास है, ठीक है। लेकिन अगर अतीत में वो समय जिसके घटना घटने के हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो उसे हम हिस्ट्री नहीं कहेंगे, उसे हम केवल पास्ट कहेंगे, बीता हुआ समय कहेंगे। तो कहने का मतलब है, हिस्ट्री हम उसे कहते हैं जिसके घटना होने के या घटने के हमारे पास प्रूफ है, प्रमाण है, तो वो हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और जिसके हमारे पास एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो वो हिस्ट्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट कहलाता है। तो यही है हिस्ट्री का डेफिनेशन, ठीक है। अब थोड़ा रिकैप कर दूं। तो बहुत कम ही लोगों को मालूम होता है कि हिस्ट्री का डेफिनेशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। हिस्ट्री we have evidence for any
past event that event called as, उस घटना को हिस्ट्री कहेंगे, इतिहास कहेंगे। यानी कि अतीत में घटित हुए वो सारे के सारे घटना जिसके घटना होने के या घटना घटने के हमारे पास प्रमाण हो, हमारे पास सोर्स हो, हमारे पास एविडेंस हो, उसे हिस्ट्री कहेंगे। और जिसका एविडेंस नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट कहलाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई ना कोई तो फादर होगा, कोई ना कोई तो जनक होगा। तो हिस्ट्री के फादर माने जाते हैं हेरोडोटस, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के जनक। इस हेरोडोटस जो व्यक्ति है उसने एक किताब लिखा था जिसे हिस्टोरिका कहा जाता है, और हिस्टोरिका में ही अतीत में पास्ट में घटित हुए जानकारी के बारे में बताया था। ठीक है, इसीलिए हम लोग हिस्ट्री के फादर किसे मानते हैं? हेरोडोटस को मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पॉइंट, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ये जो हेरोडोटस नाम का व्यक्ति है वो किस कंट्री से बिलोंग किया करता था या किस देश से बिलोंग किया करता था, तो बहुत सिंपल है, ये एक ग्रीस कंट्री से बिलोंग किया करता था। आप कह सकते हैं हिंदी में इन्हें कहेंगे यूनानी व्यक्ति था। क्या था? यूनानी व्यक्ति। इसी ने एक बुक लिखा था जिसे हम हिस्टोरिका के नाम से जानते हैं। तो हेरोडोटस ने एक बुक लिखा जिसे हम हिस्टोरिका के नाम से जानते हैं, इसीलिए हम हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास के पिता या इतिहास के जनक कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है? अब हम यहाँ से एंशिएंट इंडिया का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत के स्रोतों के बारे में पढ़ना है। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? डेफिनेशन का मतलब ये है कि प्राचीन भारत में जो भी घटनाएं घटित हुए हैं उसके होने के हमारे पास कौन कौन से सोर्स हैं। आपको पता है प्राचीन भारत में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारा जानकारी इन सभी के कहानी के बारे में हमें कहाँ से मिलता है? आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से कहूँ कि आपने एक महान क्रिकेटर का नाम सुना होगा, विराट कोहली का नाम सुना होगा, कौन नहीं सुना होगा, सबको ही सुना होगा। तो अगर विराट कोहली ने सेंचुरी लगाया ओडीआई वर्ल्ड कप में या किसी भी इंटरनेशनल ओडीआई में, तो उनका 82वां कोई भी शतक मानिए, तो विराट कोहली ने शतक लगाया, इस बात का जानकारी हमें कहाँ से पता चलता है? आज के ज़माने में सोशल मीडिया इतना वायरल है, इतना फेमस है, इतना हाईलाइटेड है कि हमें कोई भी खबर 2 मिनट में पता चल जाता है। तो विराट कोहली ने शतक लगाया और ये बात हमें यूट्यूब से पता चल गया या इंस्टाग्राम से पता चल गया या व्हाट्सएप से पता चल गया। ठीक है, तो पता चला तो हम कह सकते हैं कि जो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और ये जो यूट्यूब है और भी बहुत सारे सोशल मीडिया, ये क्या है? सोर्स है।
जिसके वजह से हमें पता चला कि विराट कोहली ने सेंचुरी लगाया है। ठीक है, उसी तरीके से प्राचीन भारत को समझने के लिए या जानने के लिए भी हमारे पास कौन कौन से सोर्स हैं, किस तरह का सोर्स है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए, सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत के स्रोत। हाँ जी, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैंने कहा कि अभी सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, वो भी पढ़ेंगे, पर उस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो प्राचीन भारत में ही पढ़ना होता है टॉपिक छोटा लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और वो टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश भारत का नाम कैसे पड़ा। हमारे भारत के कई सारे नाम हैं, जैसे आप जानते होंगे कि हमारे भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना नाम आर्यवर्त माना जाता है। ठीक है, जब फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन हुआ, पहला विदेशी आक्रमण हुआ, तो उस वजह से हमें हिंदुस्तान नाम पड़ा। सेकंड फॉरेन इन्वेजन हुआ तो हमें इंडिया नाम पड़ा। चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे तो उसने हमारे देश को हिंदू नाम दिया था। ये सारी बातें हम इसी टॉपिक्स में करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आप डालें, सबसे पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री। ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश का नामकरण। हिंदी में लिखेंगे हमारे देश का नामकरण। ऐसा कहा जाता है कि 1500 BC में या 1500 ईसा पूर्व में सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे हमारे देश पे। हमारे देश में कौन आए थे? आर्यंस आए थे। कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व में या 1500 BC में। ध्यान देंगे 1500 BC को ही हिंदी में 1500 ईसा पूर्व कहा जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, तो कहा जाता है कि भारत के इतिहास में 1500 ईसा पूर्व के दौरान मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे भारत में। ठीक है, तो वो जो आर्यन थे वो हमारे देश के कुछ कुछ इलाकों पे कब्जा किया करते थे। ठीक है, जैसे उत्तर में कुछ एरिया तक है, दक्षिण में कुछ एरिया तक है, पूरब में कुछ एरिया तक है, पश्चिम में कुछ एरिया तक है। तो वो कुछ एरिया तक क्या किया करते थे? शासन किया करते थे, और उसी एरिया का नाम आर्यंस ने ही दिया था, आर्यवर्त। क्या रखा था? आर्यवर्त नाम रखा था। तो भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना नाम माना जाता है आर्यवर्त, जिसको किसने दिया था? आर्यंस ने दिया था। ठीक है, अब ज़रूरी ये है कि आखिर आर्यंस जब भारत आए थे तो वो कितने से कितने दूर इलाके तक शासन किया करते थे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बताते हैं। अगर हम उत्तर की बात करें, आर्यंस जो थे उत्तर में कश्मीर तक, दक्षिण में नॉर्दर्न राजस्थान या उत्तरी राजस्थान तक, पूरब में वेस्टर्न गंगा बैंक यानी कि पश्चिमी गंगा तट तक, और अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में अफ़गानिस्तान। आपको पता है आज भी पाकिस्तान के इधर ही अफ़गानिस्तान पड़ता है। तो आर्यंस जो थे वो उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, पूरब में पश्चिमी गंगा तट से लेके पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक शासन किया करते थे, और इसी पूरे एरिया को
आर्यवर्त कहा जाता था, जो भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना नाम माना जाता है। ठीक है, और किसने दिया था? आर्यन ने दिया था। आर्यन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि आर्यन अपने आप को, कहने का मतलब आर्यन का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, ये मतलब सुपीरियर, आप कह सकते हैं कि श्रेष्ठ। ठीक है, तो नामकरण में कहा यह जाता है कि 1500 BC में आर्यंस कहाँ आते हैं? भारत। कहाँ आते हैं? भारत मतलब इंडिया आते हैं। ठीक है, ये आर्यंस कहाँ से आए होते हैं? अगर आपसे पूछे कि आर्यंस आए कहाँ से होते हैं, तो याद रखेंगे ये आए होते हैं सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया, हिंदी में कहेंगे मध्य एशिया। ठीक है, ये जो आर्यन थे, अगर हम इनके शासन या एनेक्ट टेरिटरी की बात करें कि कितने इलाके पर कब्जा किया करते थे, तो ध्यान रखेंगे नॉर्दर्न में कश्मीर से लेके दक्षिण में नॉर्दर्न राजस्थान तक। ठीक है, कश्मीर से लेके उत्तरी राजस्थान तक शासन किया करते थे। अगर हम पूरब की बात करें तो पूरब में वेस्टर्न गंगा बैंक, पश्चिमी गंगा तट या पश्चिमी गंगा किनारा भी आप कह सकते हैं, वहाँ से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक शासन किया करते थे। अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये पूरे इलाके पे आर्यन क्या किया करते थे? शासन किया करते थे, और इसी एरिया को क्या कहा जाता था? आर्यवर्त कहा जाता था। और ये आर्यवर्त भारत के इतिहास का सबसे प्राचीनतम नाम, सबसे पुराना नाम माना जाता है। तो आर्यवर्त को क्या कहा जाता है? सबसे प्राचीनतम नाम। ठीक है, ये सबसे पुराना नाम माना जाता है, और साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे पहला नाम था। आप कह सकते हैं फर्स्ट नेम। क्या था? ये फर्स्ट नेम था, सबसे पहला नाम था भारत का। ठीक है, नोट करेंगे। हाँ, एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्यंस अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, श्रेष्ठ कहा जाता था, तो वो यही आर्यंस के साथ आप ये नोट भी कर सकते हैं कि ये अपने आप को सुपीरियर या श्रेष्ठ समझते थे। इसके आगे अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इन सारे एरिया पे शासन किया करते थे आर्यन। ठीक है, इन्हें, इस वाले एरिया को आर्यवर्त कहा जाता था, जो भारत का सबसे पुराना नाम बताया जाता है। ठीक है, ऐसा ये भी कहा जाता है कि ये जो एरिया है आपका, कश्मीर से लेकर उत्तरी राजस्थान तक और वेस्टर्न गंगा बैंक से लेकर अफ़गानिस्तान तक, इस वाले एरिया को सप्त सैंघो भी कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता था? सप्त सैंघो कहा जाता था। अब सप्त सैंघो क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया 7 नदियों से घिरा हुआ था, या आप कह सकते हैं कि इसमें 7 नदियाँ बहा करती थी। इसीलिए
इसे सप्त सैंघव कहा जाता था। आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, क्या कहा जाता था? सप्त सैंघव। इसी एरिया को क्या कहा जाता था? सप्त सैंघव कहा जाता था। अब आर्य जब आते हैं भारत में, तो वो यहाँ पे एक सिविलाइजेशन का शुरुआत करते हैं, एक सभ्यता का शुरुआत करते हैं, जिसे वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है, वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। और ये जो सभ्यता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो भी समय बीत रहा था, आर्य जब यहाँ पे शासन किया करते थे, अपना हुकूमत चलाया करते थे, तो उस वाले टाइम को वैदिक पीरियड कहा जाता है, वैदिक काल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैदिक काल ये एक वो पीरियड था जिसमें हमारे वेदों की रचना हुई है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में अगर हम अपने देश सनातन धर्म की बात करें, तो हमारे वेद में टोटल 4 तरह के वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों का जो निर्माण है वो इसी वैदिक पीरियड में हुआ था। कहने का मतलब, जब आर्यन शासन किया करते थे, तो इन्हीं के समय में वेदों की रचना हुई थी। आपको पता है कि चारों वेद में सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद को। ठीक है। इतना ही नहीं, इन वेद के अलावा 2 महान काव्य, 2 एपिक का भी निर्माण इसी वैदिक पीरियड में हुआ था। 2 एपिक, मैं कह रहा हूँ 2 एपिक का मतलब है महाभारत और रामायण। इन 2 एपिक महाकाव्य का भी रचना आर्यन के ही समय में हुआ था, या आप कहें वैदिक पीरियड में ही हुआ था। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, Aryans started a civilization called वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है। यहीं से आपका वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है, या वैदिक काल की शुरुआत होती है। वैदिक पीरियड कहिए, या हिंदी में वैदिक काल कहिए। तो मैंने आपको बताया कि वैदिक पीरियड में ही हमारे वेदों की रचना हुई है। किसकी रचना हुई? रचना, वेदों की रचना हुई। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं। इनमें सबसे पहला है ऋग्वेद, इसके बाद सामवेद, इसके बाद यजुर्वेद, और इसके बाद अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपका जो ये ऋग्वेद है, ये सबसे पुराना है, सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। और मैंने ये भी बताया कि इसी वैदिक काल में हमारे 2 महान 2 एपिक, 2 महाकाव्य का रचना हुआ, जिसे हम रामायण और महाभारत के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज की सेवा, आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सेशन पसंद आया होगा।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। अगली क्लास में हम आएंगे तो अगली क्लास में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत का एक और नाम था। ऐसे तो नाम आपको 4-5 मिलेंगे, पर इसमें सबसे पहला नाम आर्यवर्त है। और आर्यवर्त नाम कैसे पड़ा, उसका क्या इतिहास है, आर्यंस कब आए थे, उन्होंने कौन कौन से इलाके पे अपना शासन बनाया हुआ था, कौन सा सिविलाइजेशन स्टार्ट किया, हमारे वेदों की रचना किस काल में हुई, महाभारत रामायण जैसे महाकाव्य रचना किसके समय में हुआ, ये सारी बातें मैंने आपको बताया। अब जब हम अगली क्लास में आएंगे तो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपने माता पिता का इज्जत करें और ज़िंदगी में कभी भी हार ना मानें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।